Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. आज हम पढ़ने वाले हैं जो बेंजीन है उसका सारा रिएक्शंस इसी एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी बेंजीन का रिएक्शंस है उसमें एवरीथिंग वी विल कवर हियर। इसका एक लेक्चर का पार्ट आएगा बाद में जहाँ पर इसका मैकेनिज्म्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम सारे रिएक्शंस देखेंगे एंड जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरली एग्जाम में आता है रिएक्शन से, बट मैकेनिज्म्स थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में जाके वो पूछ सकते हैं, तो मैकेनिज्म स्टडी करने का तरीका अलग है। तो तब हम बेंजीन का रिएक्शंस का और ओवरऑल बेंजीन और एनी एरोमेटिक सिस्टम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है तो उसके ऊपर और एक लेक्चर आएगा बाद में। ओके, बिफोर गोइंग ऑन टू दैट हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर सके कि रिएक्शंस कैसा होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा खुद का हैंड रिटन नोट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहले हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट करके मैं पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से देखना। सपोज ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पर। तो बेंजीन हो गया एक न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन हो गया एक न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो पॉजिटिव किसी के साथ ही रिएक्ट करना चाहेगा, अट्रैक्शन होगा। तो बेंजीन रिएक्ट करना चाहेगा किसी पॉजिटिव चार्ज वाले किसी के साथ, तो उसको हम बोलेंगे वो है एक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो है ये है एक इलेक्ट्रोफाइल और ये है एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेंजीन है। एंड इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जब बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल थ्रू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपस में क्या होता है, स्टक हो जाता है। स्टक होने का मतलब है ये जो पाई क्लाउड है ये इसको जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको होल्ड करता है। तो ये जो एक सिस्टम बनता है इसको हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ओके, पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होता है, देखो ये जो सिस्टम है, ये जो पाई कॉम्प्लेक्स है वो दिखता ऐसे है। सपोज ये अबव साइड है, ये बोर्ड से ऊपर की तरफ उठा हुआ है एंड ये पाई क्लाउड है। एंड पाई क्लाउड का मतलब होता है बेसिकली 6p ऑर्बिटल्स। 6p ऑर्बिटल्स, इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है अब एक पाई बॉन्ड के साथ वो रिएक्ट करेगा। कैसे होता है ये जो पाई क्लाउड है वो तो पाई कॉम्प्लेक्स तो हमारा बन गया है ना। पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, सपोज ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा। नया बॉन्ड बन जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ था वो तो इसका भी उसका शेयर था, है ना। बट वो तो पूरा वो बॉन्ड ले गया वो कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स का ऐसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो जो कि यहाँ पर बना के दिखा हुआ है, ठीक है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा इसको हम एज ए होल रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिंग के ऊपर लोकलाइज्ड मतलब डिलोकलाइज्ड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है पूरे रिंग के ऊपर। तो इसीलिए अ, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कुछ ऐसा दिखता होगा। एंड इसको हम बोलते हैं एरियम आयन। ओके, एरियम आयन, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम से बना हुआ है। एंड इसको वेलेंड इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। वेलेंड इंटरमीडिएट भी बोला जाता है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो पाई बॉन्ड बना हुआ था ना, पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड हो रहा था, बट यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना, तो इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये तीन सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको एरिनियम आयन या वेलेंड इंटरमीडिएट बोला जाता है, ठीक है। ये अभी के लिए आप छोड़ दो, या मैं बता देता हूँ आप अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो तो आपको पता चलेगा। फॉर एच सी एल एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर अगर एच सी एल है
तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज RDS। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन स्टेप है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेप है, ये जो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है, वो एक एक्सेप्शनल केस माना जाता है। ये जो रिएक्शन है, जनरली अगर HCl ना होके और कुछ भी होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो स्टेप 1 इज RDS। स्टेप 1 इज रिडिटर्मिनेटिंग स्टेप। क्यों क्यों स्टेप 1 क्यों? क्योंकि स्टेप 1 में बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिसिटी है, उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो लूज हो रहा है, इसीलिए स्टेप 1 इज रिडिटर्मिनेटिंग स्टेप। यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है, ये जो अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स पूरा बना, ये जो रिएक्शन का रेट है इसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, मतलब ये जो बेंजीन है इसके ऊपर, एंड ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर। क्योंकि ये जो स्टेप है ये रिडिटरमिनेटिंग स्टेप है। तो रिडिटरमिनेटिंग स्टेप होने का मतलब इस स्टेप पे जो जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसके ऊपर ही रेट डिपेंड करेगा। तो इसके ऊपर करेगा और इसके ऊपर करेगा, क्योंकि ये ही तो दो रिएक्टेंट है इस स्टेप का, है ना? तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हो गया। स्टेप 1 भी आप समझ चुके हो कि एरोमेटिसिटी लॉसेस, सो रिडिटरमिनेटिंग स्टेप। रेट इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग का मतलब है ये जो बेंजीन का पाई क्लाउड है, ये इसको मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल, ये बेंजीन को मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि लूजली बाउंड है बेंजीन के साथ, वो इजीली इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ये डोनेट हो सकता है। नाउ अगर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ डोनेट हो सकता है, यही है न्यूक्लियोफिलिसिटी। रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इसका टेंडेंसी रहेगा इसके डोनेट करने का, उतना ही रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, है कि नहीं? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग के ऊपर प्रोपोर्शनल है रिएक्शन का रेट। एंड ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग, रिंग कितना अच्छे से डोनेट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डोनेट करेगा, सॉरी डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ रिंग। ये रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का हो, रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो अगर जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन पुश करेगा रिंग के ऊपर, एंड रिंग फिर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो रिंग का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये तो बढ़ गया ना, सॉरी रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया, तो रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो गया। तो सो इट इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ रिंग ऑन रिंग। रिंग के ऊपर कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसका पावर जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पावर का मतलब है, सपोज यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ऐसा है जिसके ऊपर एक ग्रुप G1 लगा हुआ है, दूसरा एक बेंजीन रिंग है उसके ऊपर G2 लगा हुआ है, कोई दूसरा ग्रुप। अगर G2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी G1 से ज्यादा है, तो G2 जिस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है उस रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, तो उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। ठीक है। एंड सेकेंडली नंबर ऑफ रिंग, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इस बेंजीन रिंग में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, एंड किसी और रिंग पे एक वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जहाँ पर दो लगा हुआ है उसका रेट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है CH3, ये CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका रिंग के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और एक कंपाउंड है सिंपल बेंजीन, सपोज और एक कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल CH3 CH3। अब क्वेश्चन है कि कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसका रिएक्शन का रेट कहाँ पर ज़्यादा होगा? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब तीनों रिंग क्या करेगा, इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रोफाइल डालूंगा तो ये रिंग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर भी ये भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी करेगा, तीनों करेगा, बट कहाँ पर ज़्यादा होगा? जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर रेट ज़्यादा होगा। अब कहाँ पर ज़्यादा होगा? अब देखो बेंजीन के ऊपर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, बट ये जो है इसके ऊपर ये यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हम देखेंगे कौन कौन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विथड्राइंग है, ये सब देखेंगे, बट अभी के लिए मान लो कि CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो यहाँ पर अटैक अच्छे से होगा। यहाँ पर दो ऐसे ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा होगा, है ना? तो और भी अगर ज़्यादा होगा तो इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, तो A B C तीनों में C का रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, A का सबसे कम होगा। सिंपल, अंडरस्टूड?
एंड पहला जो एग्जांपल था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ रिंग, इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपके पास है एक बेंजीन रिंग, आपके पास है एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक सपोज NO2 ग्रुप, आपके ऊपर आपके पास यहाँ पर है एक OCH3 ग्रुप, और एक यहाँ पर है सपोज CH3 ग्रुप। बोला गया है कि ये जो चार कंपाउंड है, इनमें से इनका रिएक्टिविटी बताओ कोई इलेक्ट्रोफाइल के साथ, रिएक्शन का रेट कंपेयर करो ABCD में। तब क्या होगा? बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ नॉर्मली बिहेव करेगा। NO2 होता है एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है रिंग से। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिंग से NO2 खींच लेगा तो यह से डोनेट नहीं हो पाएगा अच्छे से, है ना। OCH3 है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग में इलेक्ट्रॉन पुश करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को बहुत अच्छे से अटैक करेगा, है ना, बहुत अच्छे से अटैक करेगा। CH3 भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट OCH3 बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहाँ पर भी डोनेशन होगा बट कम होगा। तो रिएक्शन का रेट कहाँ पर ज़्यादा होगा? CDAB, है ना। बी में तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए और बी में से ए में ज़्यादा है, क्योंकि ए से तो कोई खींच नहीं रहा ना इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। आई होप अभी तक क्लियर होगा आपको। नाउ अब देखो और एक अच्छा चीज़, ये जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, बेंजीन कोई इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है ना। अब ये जो अटैक हो रहा है बेंजीन किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये ये रिंग का इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर जा रहा है। नाउ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये अगर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा खींचेगा, है ना। ये अगर बहुत स्ट्रांग है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अगर बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पर जो रिंग है, रिंग से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें वो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन का रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है E1, एक इलेक्ट्रोफाइल है E2, और एक इलेक्ट्रोफाइल है E3। ओके। एंड जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर तीन पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन का रेट किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली E3 में ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर E3 में रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होगा, E2 में कम होगा, E1 में सबसे कम होगा। यहाँ पर अगर E1 के साथ रिएक्शन का रेट R1 है, E2 के साथ रिएक्शन का रेट R2 है, एंड E3 के साथ रिएक्शन का रेट R3 है, तो तीनों केस में ओवरऑल रिएक्शन का रेट का ऑर्डर हो जाएगा R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। आई होप इट्स क्लियर। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी कवर हुआ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पॉइंट, रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का क्या मतलब है? अब देखो, जब पाई कॉम्प्लेक्स बना, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसको आप अलग से आइसोलेट नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाई कॉम्प्लेक्स जो है क्या ये प्रैक्टिकली इसको आइसोलेट कर सकते हैं? ये प्रैक्टिकली आइसोलेबल नहीं है, सो कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। बट ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये प्रैक्टिकली आइसोलेट किया गया है लैब में, एंड इसका लाइफ टाइम बहुत कम है, नैनो स्केल में, नैनो सेकेंड में इसका लाइफ टाइम होता है, तो सॉरी लाइफ टाइम नहीं, हाफ लाइफ होता है, एंड इसमें उसको आइसोलेट किया गया है। एक बहुत अच्छा कार्बोकैटायन जिसको सबसे जिसका लाइफ टाइम अभी तक का ज़्यादा है ना, ऐसे कार्बोकैटायन आइसोलेट किया गया था, मैं नाम लिख देता हूँ, अब कभी इंटरनेट पे सर्च करना और इसका स्ट्रक्चर पता करना एंड ट्राई टू ड्रॉ दैट। उसका नाम है एडामेंटाइल एडामेंटेन ब्रोमोनियम आयन, उसका नाम है एडामेंटाइल एडामेंटेन ब्रोमोनियम आयन। ऐसा एक कार्बोकैटायन है जिसको प्रैक्टिकली काफ़ी टाइम तक आइसोलेट करके रखा गया है। ओके। नाउ
कहाँ पर थे हम? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। देखो, पहले पाई कॉम्प्लेक्स वो तो कुछ टाइम के लिए जस्ट बनता है एंड उसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते, इसका लाइफ टाइम इतना कम होता है। बट ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है ना? सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है। तो अगर कोई ग्रुप यहाँ पर ऐसा होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पुश करता होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर कोई ग्रुप पुश कर रहा है रिंग के अंदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो वो ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है उसको भी स्टेबलाइज करता है। एंड इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के ऊपर और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है उसके स्टेबिलिटी से भी रिएक्शन का रेट में फर्क आता है। तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। नाउ एक सेकेंड, लेट मी सी। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो। नाउ यहाँ पर एक एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूँ, एक सेकेंड। अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ बेंजीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बेंजीन के ऊपर कोई और एक ग्रुप आ जाता है, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब, सपोज आपने बेंजीन के ऊपर सपोज ऐसा कोई रिएजेंट डाला है कि बेंजीन के ऊपर आ गया एक मिथाइल ग्रुप CH3। कुछ आपने डाला है, कुछ रिएजेंट डाला है, मैं एक्चुअल रिएजेंट भी लिख देता हूँ। CH3Cl AlCl3। ये रिएजेंट आप डालोगे तो मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये ऐसे ही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। जो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज है, वो है CH3+। तो बेंजीन क्या करेगा? इसको अटैक करेगा यहाँ पर, है ना? तो वैसे होगा रिएक्शन, CH3 बनेगा। अब सपोज मैंने दोबारा CH3Cl AlCl3 डाल दिया यहाँ पर, तो सेकेंड जो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड टाइम जब आएगा, तो वो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। इस बेसिक पर यहाँ पर तीन पोजीशन डिफाइन करते हैं हम। जो एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है बेंजीन के ऊपर कोई अगर ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी हो, उसके जो इमीडिएट साइड वाले पोजीशन है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो ये एक ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये एक ऑर्थो पोजीशन हो गया। एंड दिस इज मेटा, दिस इज मेटा, एंड दिस वन इज पैरा विच इज 180 डिग्री ऑपोजिट टू द ग्रुप। नाउ ये जो सपोज यहाँ पर जी की जगह मिथाइल है, दूसरा एक इलेक्ट्रोफाइल में लाना चाह रहा हूँ, तो वो कहाँ पर आएगा? ऑर्थो पे आएगा या मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा? है ना? तो ये क्वेश्चन है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सपोज इसको आप ऐसे मान लो, जी इस बेंजीन रिंग जो है यहाँ पर एक जगह ऑक्यूपाई करके था, है ना? तो सपोज ये एक घर है जहाँ पर 6 रूम्स है। एक रूम में जी है ना? अब कोई बाहर से नया आ रहा है, कोई नया G' आ रहा है, कोई नया ग्रुप आ रहा है, मतलब नया कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो ये जो पूरा 6 रूम्स है, यहाँ पर और कोई नहीं है, सिर्फ जी है एक रूम पे और बाकी 5 रूम खाली है। अब G' जब आएगा, इसको कहाँ पर रहना है ये डिसाइड ये जी ही करेगा, है ना? कि जी इसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम आके यहाँ पर रहो, या इस रूम पे रहो, या इस रूम पे रहो, या यहाँ या यहाँ। ठीक है? तो कहाँ पर नया ग्रुप ऐड होगा वो सोली डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग ग्रुप क्या है। बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप, ये ग्रुप कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नया जो ग्रुप आएगा वो कहाँ पर अटैच होगा, ऑर्थो पे होगा या मेटा पे होगा या पैरा पे होगा। आई थिंक इट्स क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ इस बेसिस पर ये जो ग्रुप्स है, अब इस जी जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स को कुछ टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। बोला जाता है कुछ ग्रुप्स होते हैं जो आने वाले जो ग्रुप है, नया ग्रुप है, उसको ये इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम भाई ऑर्थो में आ जाओ और पैरा में आ जाओ। यहाँ पर ऑर्थो पोजिशंस या पैरा पोजिशंस, यहाँ पर आप कहीं से भी आ सकते हो। ठीक है? ऑर्थो या पैरा। वैसे जो ग्रुप्स है, जो नया आने वाला ग्रुप को ऑर्थो या पैरा में रिसाइड करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, वैसे ग्रुप को बोला जाता है ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड
कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो नए ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप मेटा पे, ठीक है, मेटा पे आ जाओ। तो उसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हो गया ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और तो कोई पोजीशंस है नहीं। ऑर्थोपैरा ये हो गया एंड मेटा ये हो गया। तो इस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है कोई ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या नहीं। अब देखो, कोई ग्रुप अपना ये जो डायरेक्टिंग कैपेसिटी है कि नया ग्रुप को वो कहाँ पर लोकेट करना चाहता है, ये एक्चुअली इस ये प्रॉपर्टी ये शो कर पाएगा जब नया ग्रुप आने वाला हो। सिर्फ बेंजीन है, यहाँ पर आप कोई ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर आप नहीं बोलोगे कि कोई ऑर्थो डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पर कोई ग्रुप ऑलरेडी है। ये कैसे नया ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा है कि तुम यहाँ पर आओ या यहाँ पर आओ या यहाँ पर आओ, इस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। समझ रहे हो? तो इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। ओके, पहला क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है। ये जो ऑप्शंस मतलब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग मतलब ओवरऑल डायरेक्टिंग, इसमें देखो दो क्लासिफिकेशन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो इसको ही हम अब देखेंगे। ओके, चलो ये तो और इरेज नहीं हो रहा है, तो वैसे ही करते हैं। अब ये जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है इसमें कुछ ग्रुप्स है वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। अब एक्टिवेटिंग क्यों है, एक्टिवेटिंग क्यों बोल रहे हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ, अरे इन जनरल मैं बता रहा हूँ, इन जनरल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग बोला जाता है एंड मेटा मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स है उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब ये जो सारे ग्रुप्स है, ये अगर बेंजीन के ऊपर लग जाए तो बेंजीन का जो रिएक्शन रेट है, ये जो रिएक्शन रेट है उसको इंक्रीज करता है, रिएक्शन का रेट, इसीलिए इसको एक्टिवेटिंग बोलते हैं। एंड ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स अगर लग जाए तो क्या होता है, बेंजीन रिंग का जो रिएक्शन रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसी बेसिस पर जनरली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को बोला जाता है एक्टिवेटिंग। ठीक है। इसमें अब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में से जो पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया है वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर O माइनस लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग मैंने दिखाया है इन शॉर्ट फॉर्म, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर O माइनस लगा हुआ है और या NH2 लगा हुआ है या NR2 लगा हुआ है, तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। OH OMe ये थोड़ा सा कम होता है, ये स्ट्रांगली लिखा है मैंने इसीलिए। OH एंड OMe, एमी मतलब मिथाइल, OH और OMe में से OH का ज़्यादा होता है स्ट्रांगली, OH इज स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग। ओके, एक्टिवेटिंग का मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एक्टिवेटिंग मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं अगर एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करूँ, बताओ कि बेंजीन, OH एंड OCH3, इन तीनों में से अगर कोई एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रोफाइल है इसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा तो कहाँ पर रिएक्शन फास्टेस्ट होगा और कहाँ पर स्लोएस्ट होगा? तो नाउ यू नो कि ये जो OH OMe ये जो ग्रुप्स है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये ग्रुप, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये भी बढ़ा देगा, नॉर्मल बेंजीन से इसमें भी बढ़ जाएगा, इसमें भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना? है ना? कहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ेगा? OH और OMe में से OH ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत 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 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर अटैक फास्टेस्ट होगा। तो OH जो है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर फास्टेस्ट होगा इन तीनों में से। बट इसके कंपैरिजन में अगर ऊपर वाला कोई आ जाता है इन तीनों में से, तो ऊपर वाला उसमें ज़्यादा होता है रिएक्शन का रेट। एक्टिवेटिंग, ये NH C डबल बॉन्ड OR या OCOR ऐसे ग्रुप जो होता है वो भी एक्टिवेटिंग ही होता है। वीकली एक्टिवेटिंग, ये भी एक्टिवेटिंग होता है बट थोड़ा सा वीक होता है। CH3 में सबसे ज़्यादा CH3, CH2 मिथाइल में थोड़ा सा कम, CHMe2 में थोड़ा सा कम, CMe3 में सबसे कम। इसका रीज़न होता है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H इफेक्ट। ठीक है। शायद आपने
जीओसी में ये पढ़ा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है, इसीलिए बेंजीन में वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुश कर सकता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक इसमें एक्सेप्शनल केस बन जाता है, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, बट ये डीएक्टिवेटिंग है। मतलब बेंजीन से ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। बेंजीन के ऊपर कहीं पर भी अगर हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब क्या होता है, हैलोजन तो -I इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन होने के दौरान वो प्लस एम से मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन पुश करता है। एंड इस केस में -I इफेक्ट ज़्यादा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से। इसलिए ओवरऑल ये डायरेक्ट तो ऑर्थोपैरा करता है, मतलब हैलोजन ग्रुप है और कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो उसको ये लोकेट करेगा कहाँ पर, ऑर्थो पे या पैरा पे। बट ये जो है हैलोजन जो है, हैलोबेंजीन जो है, ये होता है डीएक्टिवेटिंग, अर्थात इसका रिएक्शन का रेट स्लो होगा बेंजीन से। डीएक्टिवेटिंग का क्या मतलब है, बेंजीन रिंग से रिएक्शन का रेट स्लो, एक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन रिंग से रिएक्शन का रेट फास्ट। तो ऑर्थो पर डायरेक्टिंग होगा तो हमेशा एक्टिवेटिंग ही होगा। एक्सेप्शन इज हैलोजेंस या हैलोबेंजीन, जब बेंजीन रिंग के ऊपर जब हैलोजन लगा हुआ होगा तब। अब चलो मेटा डिटेक्टिंग में जाते हैं। मेटा डिटेक्टिंग का मतलब है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग है। तो कौन कौन सा ग्रुप है यहाँ पर जो 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 ऐसा दिखा सकता है, वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, ये जो ग्रुप्स मैंने लिखा है NR3+, NO2, CF3, SO3H, CN, COCH3, CO2 ET, ये जो ग्रुप्स हैं ये सारा डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। एंड इसका ऑर्डर भी मैंने लिख दिया है, NR3+ ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर दूँ कि मैं आपको क्या करना है, रिएक्शन का रेट बताना है। ठीक है। हम्म, कहाँ पर लिखूँ मैं। हम्म, 3 कंपाउंड में ड्रॉ कर रहा हूँ। बेंजीन, C≡O CH3, हैलोजन, हैलोजन मतलब यहाँ पर सपोज क्लोरीन, और सपोज यहाँ पर OCO CH3। आपको बताना है कोई अगर एक्सटर्नल न्यू इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इन चारों में से रिएक्शन का रेट क्या होगा। नॉर्मल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C≡O CH3, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन के ऊपर OCO CH3। आपको बताना है कि कहाँ पर रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा कम होगा, मतलब ऑर्डर अल्टीमेटली क्या होगा। दूसरी बात आपको बताना है कि कहाँ पर जो नया इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो ई है, ये कहाँ पर ऐड होगा, इन केसेस में कहाँ पर ऐड होगा वो, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। मैं ये क्वेश्चन, आप सोचो, मैं ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये सपोज आपने लिख लिया होगा अभी तक, तो यू थिंक कि ऑर्डर क्या होगा। तो एक था हमारा बेंजीन, एक था हमारा OCO CH3 या CO CH3 C≡O CH3 Cl, OCO CH3। ठीक है ना, OCO CH3। अब रिएक्शन का रेट, कोई एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रोफाइल आया है, सपोज इलेक्ट्रोफाइल आया है Cl+, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो Cl+ कहाँ पर क्या बनेगा, तीनों चारों केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंड रिएक्शन का रेट क्या होगा, यही है क्वेश्चन। रेट का ऑर्डर क्या होगा, सपोज पहला केस में रिएक्शन का रेट है R1, सेकेंड केस में R2, मतलब हर एक केस में इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंड रिएक्शन का रेट R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4 का ऑर्डर क्या होगा। सोच लिया, नहीं तो पॉज करके सोचो फिर बताना। पहले तो सिंपल बेंजीन है, उसके ऊपर क्लोरीन आएगा तो हर एक पोजीशन सिमिलर है तो कहीं पर भी आएगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। सेकंड में दिक्कत है, सेकंड में क्लोरीन कहाँ आएगा, ये इशू है। अगर सपोज ये कंपाउंड है हमारा, है ना, ये जो ग्रुप्स है ये मैंने करवाया था आपको मेटा डिटेक्टिंग में, तो यहाँ पर मेटा में आ गया इसके रेस्पेक्ट में साइड वाला ऑर्थो हो गया, ये वाला या ये वाला मेटा हो गया, है ना।
तो किसी एक में आप क्लोरीन लगा सकते हो, ये है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। थर्ड में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, R3 जो है, सॉरी, यहाँ पर जो Cl आएगा, क्लोरीन मैंने किस में लिखवाया था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में, तो यहाँ पर बनेगा ऑर्थो या पैरा, दोनों में लिखता हूँ। ऑर्थो बनेगा तो ये वाला, या इस साइड पे एक ही है, एक ही बात है, या बनेगा पैरा, है ना। Cl जनरली ऑर्थो से पैरा मेजर बनता है, ठीक है। पैरा ज़्यादा बनता है, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट, मतलब कम बनता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो में ये जो क्लोरीन में, एक एक क्लोरीन में आप देखोगे कि तीन तीन लोन पेयर्स है। तीन तीन लोन पेयर्स जो है, लोन पेयर्स में ये रिपल्शन बहुत होता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए जनरली मेजर बनता है पैरा। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन गया। इसमें ये जो है OCO CH3, ये भी आपका हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो O C डबल बॉन्ड OCH3, ऑर्थो या पैरा, तो यहाँ पर मैं पैरा में बना देता हूँ क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स, है ना। यहाँ पर ऑर्थो भी बनेगा बट पैरा वाला मेजर बनेगा, है ना। ना R1 R2 R3 R4 में कंपेयर क्या करोगे? अब देखोगे रेट का मतलब है कितना एक्टिवेट कर रहा है ना, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। देखो बेंजीन तो न्यूट्रली है, ये जो ग्रुप्स है ये डीएक्टिवेटिंग के पर्याय पड़ता है, डीएक्टिवेटिंग। मतलब COCH3 जो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग। यहाँ पर अब देखो लिस्ट में, ये मैंने लिखा है वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, उसमें ये ग्रुप्स आते हैं। एंड नॉर्मली डीएक्टिवेटिंग में एक साथ है, तो मतलब ये ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है ये सब ग्रुप्स। एंड इसमें मैंने ये COCH3 वाला ग्रुप डाला है। COCH3 का मतलब है COCH3 या CO C2H5, मतलब CH3 का जगह कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है। अब देखो, तो ये डीएक्टिवेटिंग हो गया, है ना। इसको मैं लिखता हूँ हाईली डीएक्टिवेटिंग। क्लोरीन है, ये डीएक्टिवेटिंग है बट हाईली नहीं है, डीएक्टिवेटिंग। ये जो है ये एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग है। तो हमें पता है एक्टिवेटिंग जो है उसमें रिएक्शन का रेट फास्टर होता है, तो R4 ज़्यादा। अब देखो ये तो डीएक्टिवेटिंग, मतलब इसमें रिएक्शन का रेट बेंजीन से स्लो है। तो ये जो बाकी तीन है इनमें से बेंजीन का ही तो रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा, R1 होगा। एंड R2 R3 में रिएक्शन का रेट फास्ट कहाँ पर होगा? डीएक्टिवेट कर रहा है मतलब रेट कम कर रहा है, रेट स्लो हो रहा है, तो R2 रेट सबसे स्लो होगा क्योंकि ये हाईली डीएक्टिवेटिंग है। तो R2 सबसे कम होगा, ये R3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन का रेट का ऑर्डर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। और एक, हाँ, ये जो NO ग्रुप होता है, कभी कभी आप NO या ऐसा ग्रुप देखोगे बेंजीन के ऊपर, NO का ग्रुप, NO है नाइट्रोसो ग्रुप। तो इसको आप ऐसे भी पता कर सकते हो, मतलब NO ग्रुप का नाम है नाइट्रोसो ग्रुप। तो बेंजीन के ऊपर अगर कहीं NO लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम नाइट्रोसो बेंजीन। नाइट्रोसो बेंजीन। और अगर NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन, सिर्फ NO है तो नाइट्रोसो बेंजीन। तो ये एक्ट, इट कैन एक्ट एज बोथ प्लस एम एंड माइनस एम। मैक्सिमम टाइम प्लस एम विल बी डोमिनेट। प्लस एम डोमिनेट का मतलब है ये बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, मतलब ये ग्रुप एक्टिवेटिंग की तरह भी काम कर सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग की तरह भी काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लस एम डोमिनेट करता है, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन पुश करता है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो मतलब ये ज़्यादातर टाइम ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो रिंग को एक्टिवेट करेगा, और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा। तो आई होप यहाँ तक बेसिक जो है ये हमें बताना था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलो रिएक्शन में। पहले हम देखते हैं कि बेंजीन का प्रिपरेशन हम देखते हैं, ठीक है। बेंजीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। साइक्लोहेक्सेन से अगर आप Cr2O3 एलुमिना देके 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो बेंजीन बन जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पॉपुलर रिएक्शन है ये एसिटिलिन से है। ये देखो ये कंपाउंड जो है एसिटिलिन है, C2H2। एसिटिलिन 3 मोल लगता है। उसके ऊपर कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या रेड हॉट आयरन ट्यूब इन द प्रेजेंट। रेड हॉट का मतलब ये जनरली आपको 600 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा आपको। तो इतना टेम्परेचर पे आयरन के ऊपर या कॉपर के साथ एसिटिलिन रिएक्ट करके बना देता है बेंजीन, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऐसे एसिटिलिन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, C ट्रिपल बॉन्ड C, H, 3 मोल यूज हुआ है यहाँ पर, तो CH, CH, CC, H। अब देखो ये ये क्या बन रहा है यहाँ से,
सी, है ना। यहाँ पर 3 बॉन्ड था, यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गया। यहाँ पर एक एच था, यहाँ पर भी एक एच था। यहाँ पर जो सी सी था, ट्रिपल बॉन्ड तो टूट गया है ना, तो डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर सी सी ट्रिपल बॉन्ड टूट कर डबल बॉन्ड बन गया, एच एच है यहाँ पर। नाउ ये देखो, यहाँ पर एक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना है। यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, यही है बेंजीन। यही है बेंजीन हमारा। ठीक है, तो ऐसे बेंजीन बन गया। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर आप एलिफेटिक कंपाउंड से, एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड के फैमिली में जाते हो, एरोमेटिक कंपाउंड में जाते हो। तो ये दो ऐसा पाथवे है जो एलिफेटिक ग्रुप या एलिफेटिक फैमिली से एरोमेटिक फैमिली में जाने का रास्ता आप मान सकते हो। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है, ये आपको पता नहीं है तो ये आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, इसको क्या बोलते हैं, आप एक बार ये क्लासिफिकेशन देख लेना। You can just search in Google or classification of organic compounds as aliphatic and aromatic. So you will get the chart. देखो और क्या है, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर आप अगर H3PO2 डालोगे या इथानॉल डालोगे तब भी बेंजीन बनेगा। हाँ, बेंजीन मैग्नीशियम और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तब भी बेंजीन बनेगा। ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कैसे बनाओगे आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये देखो। अगर मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ, अगर मैं एक साइकिल बनाना चाहता हूँ कि बेंजीन से मैं वो बनाऊंगा, फिर उससे बेंजीन बनाऊंगा, तब ये साइकिल ऐसा होगा कि बेंजीन से पहले आप बना लो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बना लो, क्लोरोबेंजीन से इसका डायरेक्ट पाथवे है, क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट आप ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना सकते हो। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का रिएजेंट है क्लोरीन, ZnCl2 या AlCl3, क्लोरीन AlCl3 ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा एंड इसके ऊपर अगर आप मैग्नीशियम, ये सब आप खुद के नोट कॉपी में नोट करना, ठीक है, एक एक करके। मैग्नीशियम ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ETHER अगर आप चार्ज करोगे क्लोरोबेंजीन के ऊपर तब बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके ऊपर वाटर चार्ज करोगे फिर बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ओके। ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये कैसे बनाओगे आप, इसके लिए आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में एक एनिलीन का हमने क्लास रखा था, एक डायजोनियम का भी शायद एक लेक्चर है, वो आप देख लेना। ओके, यही सीरीज में है, यही प्लेलिस्ट में है, जो ऑर्गेनिक वॉरियर ये प्लेलिस्ट है वहाँ पर ही है। ओके, फेनॉल से कैसे बना सकते हैं, जिंक हीट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या कैसे बना सकते हैं, H+वाटर हीट। H+वाटर हीट से जो बेंजीन बनेगा, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन मतलब सल्फर के ग्रुप्स हट रहे हैं यहाँ से, तो डीसल्फोनेशन। ये जो है CH3OONA, बेंजीन सोडियम कार्बोक्सिलेट। अच्छा, ये एक्चुअली बेंजोइक एसिड से आता है। बेंजीन के ऊपर अगर COOH होगा तो उसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसके ऊपर अगर आप NaOH डालते हो तो COONA ऐसे बन जाता है। और अगर इसके ऊपर भी हम आप अगर सी जो बेंजोइक एसिड है उसके ऊपर ही आप ये रिएजेंट चार्ज करते हो, तब इसमें बेस है तो पहले ये बन जाता है। समझ रहे हो, तो कहीं पर अगर ये जो बेंजोइक एसिड है ये होता है, उसके ऊपर ये चार्ज करते हो आप, तब भी ये फाइनली बेंजीन ही बनेगा। ठीक है, एंड बेंजीन के बनते टाइम पहले उससे ये बनता है COONA। क्लियर, आई होप सो। तो ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, इसमें अगर ये चार्ज करोगे तो बनेगा यही। एंड प्रैक्टिकली बेंजोइक एसिड से जब बेंजीन बनता है तब इंटरमीडिएट स्टेप में ये फॉर्म होता है COONA। तो बेंजीन का सारा प्रिपरेशन अपने देख लिया। ठीक है, एंड बाकी जो ये जो प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक वॉरियर का, यहाँ पर मैंने सारे रिएक्शंस ऑर्गेनिक का लगभग मैं कवर करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर आप ना बाकी जितना भी लेक्चर्स है वहाँ पर जो आपने कंसेप्ट सीखा, जो रिएक्शंस आपने देखा, आप यहाँ पर उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको उसको अप्लाई करना है कि सपोज मैंने अगर यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिखा है, पहले किसी वीडियो में अगर मैंने डायजोनियम क्लोराइड के बारे में अगर कुछ मैंने बताया,
कि कहाँ से डायजोनियम क्लोराइड बनता है, इसका और रिएक्शंस क्या है, मतलब डायजोनियम क्लोराइड कहाँ से बनता है, 2-3 स्टेप मैंने दिखाया होगा पहले। तो उससे क्या क्या बनता है, उसका रिएक्शंस, तो ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टेप्स है ये इन्वॉल्व करा के आपको एग्जाम में कन्वर्शन आएगा, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कोई क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो ये चीज सबको पता होना चाहिए। एवरी रिएक्शंस, मतलब जो आप पढ़ते हो ना, पूरा चेन आपको क्लियर होगा जब आप इंटरलिंक कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो कन्वर्शंस है इसमें इंटरलिंकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हर एक रिएक्शन को आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मतलब ऐसे तो याद नहीं होगा, बट जब आप पढ़ोगे तो ये कंपाउंड देख के आपको जाना पहचाना ऐसा लगेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो तब जहां पर भी डाइज़ोनियम क्लोराइड आपने पढ़ा होगा वहां पर जाके आपको एक बार रिवाइज करना है और उसको याद करने की कोशिश करना है। जहां पर भी बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी एक दो हमने शायद पढ़ा ही होगा पहले। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इससे मैं एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ, तो ग्रिग्नर रिएजेंट क्या है, इसका क्या काम है, क्या क्या जगह पर, कौन कौन सी जगह पर कन्वर्शन में यूज़ होता है, ये सब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने एसिटिलीन पढ़ा है, तो एसिटिलीन कैसे बनता है, किससे आप एसिटिलीन प्रिपेयर कर सकते हो, एसिटिलीन का और क्या क्या रिएक्शंस है, ये सब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इंटरलिंकेज से ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रांग बन सकते हो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने अपना एमएससी रिसर्च भी इसके ऊपर किया था। तो आई एम सेइंग यू द राइट थिंग, इंटरलिंकिंग अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे नहीं बनेगा, एंड इट विल बी योर मोस्ट अनफेवरेट सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनको मज़ा आ जाता है तो बहुत मज़ा आ जाता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। चलो, प्रिपरेशन तो हमने देख लिया, अब रिएक्शंस देख लेते हैं बहुत जल्दी। चलो, बेंजीन के ऊपर अगर कोई आप जनरल इलेक्ट्रोफाइल डालोगे, तो मैंने बोला था पहले बनेगा आपका पाई कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर यहाँ से जो जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? बेंजीन के ऊपर हर एक कार्बन पर तो एक हाइड्रोजन था, है ना, हाइड्रोजन था। फाइनली जब आप इलेक्ट्रोफाइल इस पे चार्ज करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट में आप देखोगे कि एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पर आ गया है एक इलेक्ट्रोफाइल ई। तो यहाँ पर हुआ है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। कोई आके किसी को रिप्लेस कर गया। कौन रिप्लेस किया आके? इलेक्ट्रोफाइल ने आके रिप्लेस किया किसी को बेंजीन रिंग में से, या बेंजीन रिंग को के किसी ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल ने आके रिप्लेस किया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ऐसा रिएक्शन। इसको आप ऐसे भी बोलते हो किसी किसी बुक में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर आके इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसी ग्रुप को, इसलिए ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो आयन है ये एरिनियम आयन है, मैंने शायद एरियम आयन बोला होगा पहले, एरिनियम आयन है। ठीक है, ओके। सपोज बेंजीन के ऊपर आप चार्ज करते हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जब आप चार्ज करते हो तो रिएक्शन में ये दो मिला के बनाते हैं NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस है एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल। आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए जी एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल क्या है। रिएजेंट आप एक देखो, एक एक अच्छा सा स्कीम देख लो। बेंजीन के ऊपर आप रिएक्शन कर रहे हो, कुछ रिएजेंट दिया हुआ होगा, आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट से क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है एक्चुअली, क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो वही इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। रिएजेंट से क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये आपको याद होना चाहिए, तब आप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल रख सकते हो। दूसरी बात, अगर आप कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल चार्ज करते हो, दूसरा कोई रिएजेंट चार्ज करते हो, उससे कोई इलेक्ट्रोफाइल सपोज बनेगा E1 प्लस सपोज। अब आपको पता होना चाहिए जी ये जो ई ग्रुप लगा था इसमें, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है। तब आप पता कर पाओगे कि दूसरा कंपाउंड कैसा बनेगा। सपोज ई अगर मेटा डायरेक्टिंग हुआ तो E1 प्लस, ये जो E1 ग्रुप है तो ये मेटा पे आएगा। समझ रहे हो? तो हर एक रिएजेंट से, कुछ ही गिने चुने रिएजेंट्स है, उससे क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे HNO3 और H2SO4, ये जो मिक्सचर है ये दो एसिड का मिक्सचर है, इसके लिए इन दोनों को मिक्स्ड एसिड भी बोला जाता है। कभी कभी आप एरो के ऊपर लिखोगे कि AMA, ऐसे लिखा हुआ है मिक्स्ड एसिड, मतलब नाइट्रिक एसिड और H2SO4।
इससे क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है, NO2 प्लस। ये एग्जाम में दिया नहीं होगा, है ना, NO2 प्लस इससे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया तो प्रोडक्ट भी पता चल गया, है ना, NO2 प्लस मतलब NO2 ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पे। H2SO4 प्लस SO3, ये एक रिएजेंट हो सकता है, या सिर्फ H2SO4 हो सकता है। ये जो रिएजेंट्स है, और एक रिएजेंट है H2S2O7, ये भी एक रिएजेंट है। ये जो तीन रिएजेंट मैंने लिखा है, ये जनरेट करता है अपना इलेक्ट्रोफाइल SO3। SO3 ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, तब SO3H ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, SO3H ग्रुप ऐड होता है। ओके। अगर रिएजेंट ऐसा है CH3Cl AlCl3, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है CH3AlCl3, ये कैटलिस्ट है। CH3Cl जो है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका CH3 ग्रुप आ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्या है। सपोज ऐसा एक ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड OCl AlCl3, ऐसा कोई रिएजेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, मतलब ये Cl हट जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बेंजीन के ऊपर जब जुड़ेगा, बेंजीन कहाँ पर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर है वहाँ पर अटैक करेगा, तो बेंजीन अटैक करेगा ये कार्बन पर, ये कार्बन पर। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ है CH3। तो बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका, ये देखो रिएजेंट है ये CH3C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3। इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, CH3C प्लस डबल बॉन्ड O। तो इससे ये प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं आप प्रोडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्योंकि ये जो COCH3 ग्रुप है, COCH3 ग्रुप है, इसको बोलते हैं ये एक एसाइल ग्रुप है। इसीलिए C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं ना। ये जो ग्रुप्स है इसको एसाइल बोलते हैं। यहाँ पर अगर क्लोरीन होता है तो इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। ओके, CH3COCl मतलब एसाइल क्लोराइड। ओके, तो CH3COCl AlCl3 से भी ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। एंड CH3C डबल बॉन्ड O ये एक कंपाउंड है। इसको, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइट। एसिटिक एनहाइड्राइट के साथ भी अगर AlCl3 आप डालोगे, तब भी ये CH3C डबल बॉन्ड O ऐसे ये जो सॉरी, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बन जाएगा। तो सेम ही प्रोडक्ट होगा, है ना। तो रिएजेंट एक हो सकता है कि CH3COCl AlCl3, और एसिटिक एनहाइड्राइड AlCl3, दोनों में से ही ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अगर यहाँ पर CH3 की जगह, यहाँ पर CH3 ना होके अगर कोई और ग्रुप होगा, यहाँ पर भी वो दूसरा ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पर भी CH3 ना होके वो दूसरा ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर भी CH3CO OCO CH3, यहाँ पर CH3 ना होके कोई और ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर कोई और ग्रुप है शायद। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो वहाँ पर भी वो स्टार वाला ग्रुप हो जाएगा, तो बेंजीन रिंग पे भी वो स्टार वाला ग्रुप ही लगेगा, CO, उसके बाद वो स्टार वाला ग्रुप। समझ रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई हो जाएगा। ओके। बेंजीन के ऊपर अगर आप CO2 डालते हो, CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, CO2AlCl3 डालोगे आप, तो बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर अगर आप COHCl, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। एंड ये जो रिएक्शन है, इसका नाम है गैटरमैन कॉच सिंथेसिस, गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन, GATTERMANKOCH, गैटरमैन कॉच सिंथेसिस। तो गैटरमैन कॉच सिंथेसिस क्या है, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ COHCl एंड AlCl3। ओके। इसके पहले जो रिएक्शन था उसका नाम था कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड हो रहा है। ओके। नाउ अगर आप ये सेम एल्डिहाइड या बना रहे हो, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है सेम ही है, बट इसका प्रोसेस अलग है, रिएजेंट अलग है। HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, HCl, ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये अगर आप रिएजेंट डालोगे, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका वही बेंजाल्डिहाइड। मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर, BENZALDEHYDE, बेंजाल्डिहाइड। यार पता करना एक बार गूगल में सर्च करके कि ऑयल ऑफ बीटर, BITTER, एलमंड,
ऑयल ऑफ बिटर आलमंड किसको बोलते, किस कंपाउंड को बोलते हैं? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, ये पता करना, करके नोटबुक में लिख लेना। ओके, तो यहाँ पर दोनों केस में बन रहा है अपना बेंजल्डिहाइड। पहला वाला जो रिएजेंट है उससे अगर बनेगा बेंजीन से तो उसका नाम होगा गैटरमैन कॉच, सेकंड वाले में नाम होगा गैटरमैन एल्डिहाइड। ओके, सिर्फ गैटरमैन है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ये रिएजेंट का नाम, रिएजेंट का क्या क्या है ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप ऐसे मान सकते हो कि गैटरमैन ने अकेला किया था तो बहुत सारा रिएजेंट लगा, ठीक है, चार लगा यहाँ पे। तो गैटरमैन कॉच दोनों एक साथ आ गए तो कम रिएजेंट में उन्होंने काम कर दिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि किस में ज़्यादा रिएजेंट था। ओके, बेंजीन के साथ अगर आप 6 क्लोरीन एटम्स के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 यहाँ पर जहाँ पर भी आप AlCl3 ZnCl2 ये सब दिख रहे हो, ये काम करता है एज लुईस एसिड। लुईस एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर 6 क्लोरीन लग जाएगा एंड ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और बेंजो हेक्साक्लोराइड। इसका फंक्शन पढ़ना थोड़ा इंटरनेट से कि इसका काम क्या है, इसका यूज़ क्या है, बेंजो हेक्साक्लोराइड का यूज़ क्या है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेंजो हेक्साक्लोराइड नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बेंजो हेक्साक्लोराइड है। क्लोरीन अगर इसमें है ना, इसमें बेंजीन रिंग में बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी रिटेन है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक नहीं है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। बट ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जो नॉन एरोमेटिक वाला है इसका नाम है बेंजोएक्साक्लोराइड। ये बनता है बेंजीन के साथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसमें बनता है बेंजोएक्साक्लोराइड एंड इसका यूज़ पढ़ना आप, ठीक है, बेंजोएक्साक्लोराइड का यूज़ पढ़ना आप। बट अगर आप 6Cl2 देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी रिटेन रहेगा, क्लोरीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सारा H हट के क्लोरीन आ जाएगा। ये होगा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि H को सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करके आया है ना क्लोरीन। बट यहाँ पर इस क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? देखो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर हर एक कार्बन पर ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन अगर है तो रिप्लेस तो नहीं किया, तो ये एक सिंपली एक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एक एडिशन रिएक्शन है। आई होप इट्स क्लियर। जैसे मैंने फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बताया, यहाँ पर अगर समथिंग ग्रुप होगा तो वही ग्रुप जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल काऊ, ठीक है, मैं लिखता हूँ एक ग्रुप का नाम है काऊ। काऊ, C++O Cl AlCl3, ये अगर रिएजेंट है तो इससे क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, काऊ C++O+। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा तो बेंजीन अटैक करेगा ये C++O पे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो C++O काऊ, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये मैंने मजाक के लिए ऐसे लिखा आपको समझाने के लिए। तो मतलब यहाँ पर कुछ भी ग्रुप हो सकता है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखो, PH मतलब फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन रिंग, C++O Cl AlCl3, तब भाई यहाँ पर फिनाइल जुड़ेगा ना, तो भी फिनाइल जुड़ेगा। तो ये जो कंपाउंड है फिनाइल, C++O फिनाइल, इसका नाम है, लिख लो, इसका नाम है बेंजोफेनोन, PHENON, बेंजोफेनोन। बट CH3COCl जब लगा, CH3CO जब लगा था, CH3CO जब लगा था, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है COCH3, इसका नाम है एसीटोफेनॉन, ACETOPHENONE, एसीटोफेनॉन। तो CH3COCl जब डालोगे तो एसीटोफेनॉन बनेगा, बट यहाँ पर बनेगा आपका बेंजोफेनॉन। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट आप डालोगे तो ये बेसिकली रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर देखो हर एक कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर 3 मोल H2 यूज हुआ है। 3 मोल H2 मतलब 6 हाइड्रोजन एटम, तो ये ऐड हुआ है। कहीं पर भी हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब तो रिडक्शन ही है, बचपन में हमने पढ़ा है ना। तो इसीलिए ये रिडक्शन है। ये अगर पूरा रिडक्शन हो गया है ना, पूरा टोटल रिडक्शन हो गया है, और रिडक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। बट अगर हम पार्शियल रिडक्शन करना चाहे, थोड़ा सा रिडक्शन करना चाहे, तो रिएजेंट है सोडियम लिक्विड अमोनिया। सोडियम लिक्विड अमोनिया जब आप डालोगे तो पार्शियल रिडक्शन होगा, इसको आप बोलते हैं बार्च रिडक्शन। बार्च रिडक्शन में यहाँ पर दो डबल बॉन्ड जो पैरेलली है वो सिर्फ बच जाता है, बाकी देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। मतलब बेंजीन से यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब क्या है, एक H और एक H, दो H ऐड हुआ है, यहाँ पर भी H ऐड हुआ है, बट यहाँ पर पूरा तीनों तीन ऐड हो गए थे।
तो सोडियम लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ये हो जाएगा आपका बार्च रिडक्शन, सॉरी, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये हो गया आपका बार्च रिडक्शन। ये आप छोड़ दो। O3 जिंक वाटर, इस ये जो रिएक्शन है इसका नाम है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको जब एल्किन पढ़ाऊंगा, बट ये मैं आपको अभी होमवर्क देता हूँ कि ये आप खुद पढ़ो, इंटरनेट पे सर्च करो कि ओजोनोलिसिस कैसे होता है। तो उसके ऊपर बेंजीन का ओजोनोलिसिस आप फिर देखो, समझने की कोशिश करो क्या होता है। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार दे देता हूँ ओजोनोलिसिस का। ओके, देखो ओजोनोलिसिस का क्या मतलब है। सपोज यहाँ पर एक मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ ऐसे, मेरा हाथ है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, एंड ये जो हाथ है, सपोज शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, तो तो एक डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पर मैं O3 जिंक वाटर दूंगा, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब क्या होगा देखो। अगर मैं यहाँ पर O3 कॉमा जिंक वाटर डालता हूँ तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जहाँ से ब्रेक होगा इस साइड पे भी आप O लगा दोगे, डबल बॉन्ड O, इस साइड पे भी आप डबल बॉन्ड O लगा दोगे, डबल बॉन्ड O लगा दोगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो। डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा था ना, तो यहाँ पर एक O लगा दो, एंड इस साइड पे क्या बनेगा, यहाँ पर से, यहाँ से टूटा था ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, तो ये दो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेंजीन में क्या हो रहा है, बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड है, ये। तो आपको इसको यहाँ से ब्रेक करना है, 5 मिनट। तो यू कैन ब्रेक फ्रॉम हियर, हियर एंड हियर। तो फर्स्ट पोर्शन से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। सेकेंड पोर्शन से बनेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एंड थर्ड पोर्शन जो है, हाँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, है ना, यहाँ पर एक ओ जो दोनों में जाएगा, है ना, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, दोनों में जाएगा। तो ये तीनों कंपाउंड बेसिकली सेम है, तीनों कंपाउंड बेसिकली सेम है, 3 मोल बन रहा है ये मॉलिक्यूल जो है इसका, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन था ही, है ना। तो मतलब CHO बॉन्ड CHO, जिसका नाम है ग्लाइऑक्सल, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। तो जो CHO है मतलब ग्लाइऑक्सल है, वो यहाँ पर ओजोनोलिसिस से बन जाता है। सो नेक्स्ट, अगर वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा मैलेइक एनहाइड्राइड, एंड यहाँ पर अगर टेम्परेचर वेरी करोगे, 250 करोगे तो बन जाएगा फिनॉल। यहाँ पर अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा CO2 एंड वाटर। सो दैट्स ऑल द रिएक्शन ऑफ बेंजीन। थैंक यू।